इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का मामला। महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। मजहबी मनाफरत को हवा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। पैगंबर इस्लाम की तौहीन, मुसलमानों की नस्लकुशी की तरकीब, गुरुग्राम नमाज तनाजा समेत दीगर मामलों का हवाला दिया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पूरा मामला मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का है। महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। मजहबी मनाफरत को हवा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। इस अर्जी में पैगंबर इस्लाम की तौहीन, मुसलमानों की नस्लकुशी की तरकीब, गुरुग्राम नमाज तनाजा समेत दीगर मामलों का अर्जी में हवाला दिया गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से धर्म संसद प्रोग्राम से बयान दिए गए, इश्तियाल अंगेज तकरीरें दी गई और गुरुग्राम में जो नमाज तनाजा और उस हवाले से जिस तरह से सियासी लोगों की जानिब से भी बयान दिए गए हैं, इन तमाम तर मामलों का हवाला देते हुए महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। मजहबी मनाफरत को हवा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। इससे पहले कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन आपको बता दें कि कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी महात्मा गांधी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर हुई थी। महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, अर्जी दाखिल की गई है। मुतालबा किया गया है कि मजहबी मनाफरत को हवा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, अर्जी दाखिल की गई है, क्या कुछ इस अर्जी में लिखा है? जी बिल्कुल, देखिए दो याचिकाएं फिलहाल इस मामले में महमूद मदनी की तरफ से और जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि हाल ही के दिनों में, यानी कि लगभग 2018 से ये देखा जा रहा है कि एक विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय को लेकर लगातार हेट स्पीच दी जा रही है और उसको लेकर एक कार्रवाई की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये भी कहा गया है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो फिलहाल कहीं ना कहीं धर्म संसद लगाकर या कहीं एक प्रकार से लोगों को इकट्ठा कर एक विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले साल तहसीन पूनावाला को लेकर एक बड़ा आदेश दिया था और जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी सोशल गैदरिंग जहां पर होती है वहां पर अगर भड़काऊ बयान दिया जाता है और अगर इस प्रकार का वाकया होता है तो उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है उसमें यही साफ तौर से कहा गया है कि 2018 से लेकर अभी तक देखा गया है कि कई जगह पर इस प्रकार की चीजें ऑर्गेनाइज की जाती हैं और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच यानी कि भड़काऊ भाषण दिया जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को यह आदेश दे कि ऐसे तमाम जगहों पर जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसमें न केवल धर्म संसद की बात कही गई है, उसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि जो गुरुग्राम में नमाज अदा करने का वाकया है उसको भी गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन ये देखा जा रहा है कि अगर कहीं भी नमाज पढ़ा जाता है तो उसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे और केंद्र सरकार को यह आदेश जारी करे कि जिस तरह पूरे समाज में वैमनस्य फैलाया जा रहा है, भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है मुस्लिम समुदाय को लेकर, उस पर लगाम लगे। देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है और वहीं तमाम जो अथॉरिटीज हैं या सरकारी जो तंत्र हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार का फिलहाल जवाब दाखिल किया जाता है। मुनज़्ज़ा सुशील, ये बता दें कि अर्जी दाखिल की गई है, आगे किस तरह से कार्रवाई होगी इस मामले को लेकर के, क्या कुछ लॉ है जिसके तहत आगे इस पूरे मामले में कार्रवाई हो सकती है? देखिए मुनज़्ज़ा, बिल्कुल इस पूरे मामले पे अगर कानून की बात करें तो विस्तृत कानून है फिलहाल अपने संविधान में, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ना भी सुनवाई करे तो भी सरकार के पास ये अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के तहत हर व्यक्ति को पूजा पाठ करने का अधिकार है। दूसरा
कि जिस तरह नमाज, गुरुग्राम की नमाज को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया और हरियाणा में जब एक खुले स्थान पर नमाज पढ़ा जा रहा था तो कुछ विशेष लोग जाकर वहां पर हंगामा करने लगे और शोर शराबा करने लगे। इससे पहले भी जो वहां पर ऑर्गेनाइजर थे, जो फिलहाल वहां पर नमाज अदा करते थे, उन्होंने संबंधित एजेंसियों को कार्रवाई के लिए शिकायत भी की है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो कानून सबके लिए बराबर है और सबके खिलाफ कानून है। अगर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, अगर भड़काऊ बयान दिया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। आपको याद होगा कि जंतर मंतर पर हाल ही में एक विशेष समुदाय को लेकर भड़काऊ भाषण दिया गया था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। तो कानून हमारे देश में बहुत है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह लगातार ये सिनेरियो देखा जा रहा है कि भड़काऊ भाषण देने को लेकर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर कार्रवाई की मांग की गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि जो पुराना सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई गैदरिंग होती है और उस गैदरिंग को लेकर कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है तो संबंधित अथॉरिटी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो ये तमाम चीजें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हो रही हैं और इसीलिए ये याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अब देखना बेहद अहम है कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी तो कोर्ट का क्या कुछ इस मामले में अहम निर्देश होता है। सुशील, ये बताएं कि जब इस तरह का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है जहां से हेट स्पीच दी जाती है, इश्तियाल अंगेज तकरीरें होती हैं, तो ऐसे में पुलिस का रोल क्या कुछ रहता है, उसको किस तरह से देखा जाता है? जी देखिए, अगर कहीं भी अगर इस प्रकार के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय के हों, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हों, अगर इस प्रकार के भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। दिल्ली पुलिस खुद ही कार्रवाई कर सकती है, उनके पास ये अधिकार है 146 के तहत। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि अगर इस बाबत में कोई शिकायत भी दर्ज करता है तो संबंधित अधिकारी या संबंधित जो एसएचओ है, डीएम है, वो कार्रवाई करते हैं। और जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, अगर लगता है पुलिस अधिकारियों को ये लगता है जांच में कि उस पूरे भाषण में कहीं भी एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है और उसमें न केवल 2 साल की सजा है बल्कि जुर्माना भी है। अब इस मामले को लेकर देश भर में हर जगह अगर देखने को मिल रहा है कि दोनों समुदाय एक दूसरे पर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट में कानूनी तौर पर पहुंचा है, जिसमें कहा गया है कि 2018 से लेकर 2020 तक यह वाकया काफी बढ़ गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अहम निर्देश जारी करे। जी सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। यूपी में आईटी के छापे पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस की शिकस्त के डर से बीजेपी बौखला गई है। अखिलेश यादव का जो डबल इंजन की सरकार है, इसने उत्तर प्रदेश को कोई लाभ नहीं पहुंचाया और अगर दिल्ली से मदद होती तो आज उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तर प्रदेश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। आज बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का बढ़ गया होता तो यहाँ सस्ती बिजली होती। ये डबल इंजन की सरकार आपस में एक दूसरे को इंजन टक्कर मार रहा है। अगर उन्होंने मंत्री नहीं बनने दिया तो उन्होंने उनको भी नहीं जानने दिया कि कब चीफ सेक्रेटरी उनका हट गया। एक सवाल सही जवाब जो जाने वाले चीफ सेक्रेटरी वो ज्यादा अच्छा दे सकते हैं। अगर आपके थोड़े बहुत संबंध हो तो उनसे जरूर फोन मिला करके पूछना कि कैसा समय गुजर रहा है अब आपका। और इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो अब सब कंट्रोल दिल्ली चला जाएगा। अब हमारे बाबा मुखियंती पे कोई कंट्रोल नहीं बचेगा। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा पूरा कंट्रोल दिल्ली चला जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता से मैं कहूंगा कि एक योग्य सरकार चुने, अनुपयोगी को हटाएं और उत्तर प्रदेश को पुनः विकास और खुशहाली के रास्ते पर ले जाए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी लोगों ने हमेशा लोगों को जोड़ करके, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के और हमेशा विकास के लिए काम किया है। ये जो नई नई सड़कें और बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, ये अस्पताल जो बन रहे हैं, या जो बिजली का इंतजाम हुआ है, या लैपटॉप बांटा है, या समाजवादी पेंशन बांटी थी, या एम्बुलेंस चलाई थी, या पुलिस के लिए 100 नंबर जो 112 हो गया था, ये तमाम काम समाजवादियों ने जनता को और आने वाली पीढ़ी कैसे हमारी आगे बढ़े उसके लिए काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। एक सवाल कन्नौज के लिए है। ये छापे जो पढ़ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी और भाजपा की लड़ाई में पढ़ रहे हैं, ये तो जग जाहिर हो गया है। लेकिन यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ का इत्र व्यवसायी है और जो यहाँ व्यवसाय कर रहा है, उसमें खौफ की लहर भाग गई है। इतनी बड़ी लहर दौड़ गई है
कि वो अपनी बिल से नंबर 1 का माल भी यहां से कहीं डिस्पैच करने में ये डरता है कि कन्नौज का बिल देख करके ये माल कहां रोक दिया जाएगा और कहां उसका हैरेसमेंट होगा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कन्नौज के लोगों से अपील करूंगा कि सच्चे फूलों का व्यापार करने वाले, खुशबू के फूलों का व्यापार करने वाले इन झूठ के फूलों को सबक सिखाएं। अखिलेश जी, लगातार आप और अकेले ये केवल बदनाम करने के लिए, समाजवादी पार्टी को बदनाम करते करते ये भूल गए हैं कन्नौज का जो शानदार इतिहास रहा है और इत्र से न जाने कितने लोग जुड़े हैं। इसीलिए मैंने बात शुरू की थी कहां से, जो विकास रोके गए थे वो आखिरकार क्यों विकास रोके गए थे। आज अगर परफ्यूमरी पार्क बना होता तो कन्नौज की इत्र का डंका दुनिया में बजता। आज सबसे कीमती चीजें परफ्यूम है, दुनिया के सबसे बाजार में छाई हुई चीजें। अगर हम उस जगह पहुंच जाते कि हमारी वे इत्र, कन्नौज का बनाया हुआ इत्र दुनिया के इत्रों से मुकाबला करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके इत्र को नहीं पसंद करते क्योंकि इत्र लोगों को जोड़ता है। ये कारोबार गंगा जमुनी तहजीब के साथ चलता है। कौन कारीगर है उसके अंदर, कहां से भांडे बनकर के आए, कहां से लकड़ी आई, कहां से किसान ने वहां खेत से फूल दिए, किसान किस बिरादरी का है, कारोबार करने वाला किस बिरादरी का है, ये इत्र बनकर के कहां जा रहा है, कोई गुटके में जा रहा है, गुटके में खाने वाला कौन है। तो कारोबार लोगों को जोड़ता है। ये कारोबार की बात कभी नहीं करेंगे। ये झूठ के फूल केवल नफरत फैलाएंगे और ये नफरत की दुर्गंध फैला सकते हैं। लगातार कन्नौज के आप हैं, आपके सम्मान को ठेस पहुंची है। दिल्ली से लेकर के लखनऊ के लोगों ने इत्र को अपमानित और बदनाम करने का काम किया है। मैं पूरे प्रदेश की जनता से कहूंगा इन झूठ के फूलों को सबक सिखाएं। लगातार आप अकेले कैंपेन कर रहे हैं, चाहे रथ हो चाहे चुनावी जनसभाएं हो, और उधर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी, शाह और योगी जी की तिकड़ी के बीच कहीं आप अकेला फंसा हुआ महसूस तो नहीं कर रहे हैं? सवाल अकेले का नहीं है, सवाल मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूं। हम समाजवादी लोग जनता के साथ हैं और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। हम जनता। अखिलेश यादव मीडिया से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार धर्म संसद में मुस्लिम तबके के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर के बाद अब हिंदू महासभा की कौमी सेक्रेटरी पूजा शकुन पांडे उर्फ अन्नपूर्णा ने गांधी जी के खिलाफ कालीचरण के नाजेबा अल्फाज की न सिर्फ हिमायत की और उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए अपना एतराज जाहिर किया, बल्कि गांधी जी के कत्ल की हिमायत करते हुए एक बार फिर नाम लिए बगैर महात्मा गांधी के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। हरिद्वार से अलीगढ़ लौटने के दौरान पूजा पांडे ने मेरठ में हिंदू महासभा के दफ्तर में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। जनवरी में अलीगढ़ में एक और धर्म संसद के इनेकाद का भी ऐलान किया। नाथुराम गोडसे जी के मंदिर में नमन करने आई हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अभी कालीचरण जी को गिरफ्तार किया गया है, अनैतिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जो कि गलत है। मर्यादा विहीन शब्दों की तो हम भी आलोचना करते हैं, परंतु जिस सत्य को उन्होंने रखा है और अभी हम भी रखते आ रहे हैं, तो ऐसे में संवैधानिक अधिकारों का गलत प्रयोग किया गया है उनको गिरफ्तार करके, क्योंकि जो भी धाराएं बनती हैं वो 7 साल से नीचे की हैं, तो उनको तत्काल जमानत होनी चाहिए। तो गोडसे जी को नमन करने आए हैं कि कोई बात नहीं, आपने जिस तरीके से पूर्व में राक्षस का वध किया, अब नए राक्षसों का वध करने का भी समय आ गया है। हिंदू ध्रुवीकरण ज़रूरी है, क्योंकि हमारे संस्थान के मुखिया जो हैं हिंदू महासभा के, वो वीर सावरकर जी हैं, और उनका एक बड़ा सपने वाला जो स्लोगन है कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदू का सैनिकीकरण। तो निश्चित तौर पर हिंदुओं के वोटों के ध्रुवीकरण की तो आवश्यकता है। हिंदू महासभा चूँकि एक राजनीतिक पार्टी है, तो इसके अंतर्गत तो मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ, और हम आह्वान करते हैं कि एकजुटता का परिचय देना चाहिए और हिंदू हृदय सम्राट को ही वो लेकर के आएँ, फिर वो चाहे कोई भी हो। लेकिन एक संत होने के नाते मेरा सबसे आह्वान है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ सनातन रक्षार्थ और सनातन प्रेमियों ऐसे व्यक्ति को ही राजनीति में आना चाहिए। और आने वाले समय में 22-23 जनवरी को हमने अभी हरिद्वार से इस चीज़ की पुष्टि की है और इसका ऐलान किया है कि एक हरिगढ़ में, यानी जो अलीगढ़ है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में साल 2021 में 171 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। उनमें 19 पाकिस्तानी मिलिटेंट शामिल है। गुज़िश्ता बरस 37 आम शहरी हलाक हो गए हैं, मगर इस साल 34 आम शहरी हलाक हो गए हैं। इस बात की जानकारी IGP कश्मीर विजय कुमार ने दी। टेररिस्ट का है, नॉर्थ कश्मीर में 65 है, सेंट्रल कश्मीर में 16, साउथ कश्मीर में अभी भी ज़्यादा है 87, और जो आइडेंटिफाइड कैटेगराइज टेररिस्ट है हमारे पास अभी 168 है। बीडीएल मैनेजमेंट हम लोगों का पिछले साल का, अगर इस साल का सबसे बड़ा कमी माना जाएगा जम्मू कश्मीर पुलिस का, तो ये गिलानी का जो पिछले 10 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, बहुत एप्रीहेंशन आप लोग भी था, हम लोगों को था, और जिस ढंग से पाकिस्तान ब्लूप्रिंट देता था प्रोटेस्ट करने का, मोबिलाइज करता था और यहाँ के सेपरेटिस्ट करते थे, तो उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया पिछले साल का इस साल का जो सबसे बढ़िया अचीवमेंट है ये जो मैनेजमेंट है। कहीं पथराव नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुए, कोई सिविलियन नहीं मारे गए। पूरा इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है आवाम का है। लोगों ने हम लोग पर ट्रस्ट किया। हड़ताल को जो पहले फ्रिक्वेंटली होता था हुर्रियत का, वो बंद हो गया है। टेररिस्ट में जो जितने भी लॉन्ग सर्वाइविंग टेररिस्ट है सारे मारे गए इस साल में। सिक्योरिटी फोर्स का किलिंग लास्ट ईयर 57 हुआ था, इस बार 29 हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का 29 में से 9 है। मुझे दुख है एज ए कश्मीर पुलिस चीफ कि मेरे टेन्योर में इस साल ज़्यादा फोर्स के पुलिस फोर्स के लोग मारे गए। मैं लेकिन ये भी खुशी है कि जितना भी टेरर क्राइम हुआ अभी तक में जम्मू कश्मीर पुलिस पर 16 बार अटैक हुआ है, जिसमें 20 लोग शहीद हुए हैं। उसमें से हम लोग सारे केस को आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए इस एपिसोड में क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। 2021 में शिबा इनू सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बनी, बिटकॉइन और डोज कॉइन को छोड़ा पीछे। 2021 शिबा इनू के लिए एक शानदार साल रहा। शिबा इनू 2021 में कॉइन मार्केट कैप पर सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी रही। इसी के साथ ही इस मीम कॉइन ने इस साल नए माइलस्टोन सेट किए। वहीं डोज किलर 2021 में पॉपुलर प्राइस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म कॉइन मार्केट कैप पर सबसे अधिक देखे जाने वाली क्रिप्टो करेंसी के रूप में उभरा। इसने बिटकॉइन, एथेरियम और डोज कॉइन सहित कई नामी क्रिप्टो एसेट्स को पीछे छोड़ दिया। कॉइन मार्केट कैप के अनुसार शिबा इनू को पिछले 12 महीनों में 188 मिलियन से अधिक बार देखा है, जो इस साल बिटकॉइन के 145 मिलियन व्यूज से लगभग 43 मिलियन ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि शिबा इनू सिर्फ 15 महीने पुरानी है, लेकिन फिलहाल मार्केट कैप के हिसाब से यह दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। वहीं डोज कॉइन को 2021 में 107 मिलियन व्यूज के साथ सबसे ज्यादा देखी जाने वाली क्रिप्टो करेंसी में तीसरा स्थान मिला था। इसके बाद कार्डानो को 86 मिलियन और इथेरियम को 81 मिलियन व्यूज मिले थे। डोजकॉइन फाउंडेशन विटालिक बुटेरियन के साथ मिलकर कम्युनिटी स्टेकिंग करेगा। पॉपुलर मीम इंस्पायर्ड क्रिप्टो करेंसी डोजकॉइन के विकास के लिए समर्पित नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डॉगकॉइन फाउंडेशन एथेरियम और विटालिक ब्यूटेरियन के साथ मिलकर कम्युनिटी स्टेकिंग करेगा। इनका उद्देश्य प्रूफ ऑफ स्टेक पर आधारित एक कम्युनिटी स्टेकिंग सिस्टम तैयार करना है। डोजकॉइन ट्रेल मैप के अनुसार कम्युनिटी स्टेकिंग POS का एक संस्करण है जो वेल्स के साथ ही सभी कम्युनिटी मेंबर्स को डोजकॉइन इकोसिस्टम में उनकी भागीदारी और योगदान के लिए रिवॉर्ड अर्न करने का मौका देती है। इसके अलावा यूजर्स चैरिटेबल कॉजेस के जरिए कम्युनिटी को योगदान भी कर सकेंगे। इथेरियम गैस फीस पिछले महीने की तुलना में 62% सस्ता हुआ। 9 नवंबर से इथेरियम नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन फीस में उस दिन की दर से आधी से अधिक की कटौती की गई। उस समय इथेरियम को मूव करने की एवरेज फी थी $62.84 पर ट्रांसफर थी और तब से ये फीस 62.85% गिरकर प्रति लेन देन $23.34 हो गया है। इथेरियम नेटवर्क शुल्क सस्ता होने के अलावा बिटकॉइन नेटवर्क शुल्क भी फिलहाल कम है। ठीक एक महीने पहले तक इथेरियम ऑन चेन को ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा महंगा था। 25 दिसंबर को मैट्रिक्स दिखाता है कि इथेरियम नेटवर्क पर खर्च किया गया औसत शुल्क $22.80 या प्रति लेन देन 0.0056 ईथर है।
क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी क्रिप्टो से जुड़ी कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ। टेक केयर एंड स्टे सेफ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की